हम देख रहे हैं कि डेली बेसिस के ऊपर पता नहीं कितने ही लोग स्टॉक मार्केट में नए आ रहे हैं और कितने ही लोग स्टॉक मार्केट में लॉस खा करके बर्बाद होकर के जा रहे हैं या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन के जा रहे हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन के जा रहे हैं, इसका मतलब है कि उन्होंने अगर 4 लाख 5 लाख रुपए अगर वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए लेकर के आते हैं, तो एक पर्टिकुलर या 2 पर्टिकुलर कंपनी में डाल दिए और उसके बाद में वो कंपनियाँ उठ नहीं रही हैं, तो अब वो आरती कर रहे हैं भगवान से कि भगवान उठा दे, उसके बाद में मैं स्टॉक मार्केट का मुँह भी नहीं देखूँगा। फँस तो गए ना, राइट? तो आपको एक तरीका फ़ॉलो ही करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है ये चीज़। अगर नहीं करोगे तो स्टॉक मार्केट आपको इतने धक्के देगा कि एट लास्ट आपको करना ही पड़ेगा फ़ॉलो। तो स्ट्रैटेजी जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी हम आज लोग थोड़ी-सी बात करने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टॉप लॉस और डाइवर्सिफ़िकेशन स्ट्रैटेजी है। एक रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और डिसिप्लिन वाला जो पार्ट है, उसके बारे में तरीके की बात करने वाले हैं। राइट, क्योंकि हमारे पास में अगर तरीका होगा तो हमारे पास में बस एक ही चीज़ बचेगी, वो है एनालिसिस पार्ट। उसी को हम लोग एक नया तरीका लेके आए हैं जिसके अंदर हम डाइवर्सिफिकेशन को भी फॉलो कर सकते हैं, वही इंक्लूडेड है इसी स्ट्रेटेजी के अंदर में। और हम लोग स्टॉप लॉस भी उसके अंदर में इंक्लूडेड रहेगा, मतलब पर स्टॉक रिस्क भी डिफाइंड है और डाइवर्सिफिकेशन का भी आपको फायदा मिलेगा। और ओवरऑल पोर्टफोलियो अगर ग्रो करता है तो आपको प्रॉफिट कमाने का मौका भी मिलेगा, और टारगेट्स भी अगर अचीव करता है कोई स्टॉक्स तो उसको भी हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है। और पोर्टफोलियो अगर काफ़ी ज़्यादा पुराना हो जाता है, सड़ जाता है, तो उसको भी टाइम टू टाइम रीसेट करने का भी इसी स्ट्रैटेजी के अंदर में हमने इंक्लूड करने की कोशिश किया है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द स्ट्रैटेजी। मान लीजिए हमारे पास में 10 लाख रुपए हैं जो कि हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं। किसी के पास में 1 लाख रुपए हो सकते हैं, किसी के पास में 10 करोड़ रुपए भी हो सकते हैं, ठीक है, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसके अंदर सिंपली अपने को क्या करना है, मान लीजिए 10 लाख रुपए में एग्जांपल है, तो उसके अंदर में हमारा हाईएस्ट जो रिस्क है वो 0.5% है पर स्टॉक, ठीक है। इसी टाइप से और पर स्टॉक हमें हाईएस्ट जो पैसा लगाना है वो लगाना है 0.4%। मतलब एक स्टॉक के अंदर में हाईएस्ट जो हमें पैसा ब्लॉक करना है वो 4% से ज़्यादा नहीं करना है, और हाईएस्ट जो रिस्क है वो 0.5% है। 4% हाईएस्ट पैसा लगाना है एक स्टॉक के अंदर में, मतलब वहाँ पर एलोकेट करना है। उससे ज़्यादा नहीं करना, उससे कम कर सकते हैं, वो स्टॉप लॉस के द्वारा डिफाइन हो जाएगा। अब यहाँ पे किस तरीके से होगा, मान लीजिए आपके पास में कोई स्टॉक है जो कि 100 रुपए के ऊपर लेना है और 80 रुपए के आसपास में उसका स्टॉप लॉस है, तो आपके पास में 20 पॉइंट्स का रिस्क है। अगर उस 20 पॉइंट से नीचे चला जाता है स्टॉक, 80 रुपए से नीचे चला जाता है, मतलब 20 पॉइंट्स का रिस्क है अपने पास में। तो अगर उससे नीचे चला गया तो यहाँ पे हमें 5,000 का रिस्क लेना है। तो इसको हम किस तरीके से डिफाइन कर, कितने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हम खरीदें कि हमारा 80 से नीचे जाए तो सिर्फ 5,000 का ही नुकसान हो। तो सिंपल है कि कितने 20 पॉइंट्स को 5,000, सो 5,000 को डिवाइड बाय 20 कर दो, कितना हुआ, 250 शेयर आ रहे हैं, 250 शेयर्स। सो हम लोग 250 शेयर्स इस स्टॉक के अंदर में ले सकते हैं। अब होगा क्या, हमने 100 के ऊपर 250 शेयर्स लिए, जैसे ही वो 80 के ऊपर में आएगा तो हमारा हाईएस्ट रिस्क कितना है पर स्टॉक, 5,000 अचीव हो गया, हम लोग स्टॉप लॉस लेंगे, निकल जाएंगे। अब उसी स्टॉक का हमने जब 100 पे लिया है तो हमारा एक टारगेट डिफाइंड था 140 रुपए, तो जैसे ही वो 140 रुपए के ऊपर में जाएगा हम लोग उसको बुक कर लेंगे। 140 के ऊपर में कितना प्रॉफिट होगा अपने को, 10,000 रुपए हम लोग प्रॉफिट लेंगे, बुक कर देंगे। अब यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉप लॉस हम लोग कितने 250 शेयर्स लिए, 250 शेयर्स अगर हम लोग लेंगे 100 रुपए के ऊपर में, तो हमारे कितने रुपए ब्लॉक हुए, 25,000 रुपए ब्लॉक हुए, क्योंकि 250 शेयर मल्टीप्लाइड बाय 100, सो 25,000 रुपए ब्लॉक हुए। और हाईएस्ट हम अलोकेट कितना कर सकते हैं, 40,000 अलोकेट कर सकते हैं। सो हो गया काम। इसी तरीके से अगर कोई स्टॉक है वो 200 रुपए के ऊपर में और उसका जो स्टॉप लॉस है वो है 180 रुपए के ऊपर में ही, तो अब यहाँ पर अगेन 20 पॉइंट्स का ही रिस्क है। बट यहाँ पर जो अलोकेट होगा पैसा वो 50,000 अलोकेट होगा। कैसे कि 20 पॉइंट का रिस्क है और 5,000 है, तो अपने पास में अगेन हम लोग कितने शेयर्स ले सकते हैं, 250 शेयर्स ले सकते हैं। बट इस बार हम लोग 200 रुपए के ऊपर में 250 शेयर्स ले रहे हैं। सो 200 इंटू 250 कितना हो गया, 50,000 रुपए। सो 50,000 रुपए तो हम ले नहीं सकते क्योंकि 40,000 हम हाईएस्ट अलोकेट कर सकते हैं यहाँ पर। तो अगेन क्या होगा, हम लोग 40,000 ही अलोकेट करेंगे वहां पर। तो हम लोग टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो होंगे उनको रिड्यूस कर देंगे, उनको हम कितना ले आएंगे, 200 शेयर्स ले आएंगे। सो 200 के ऊपर में 200 शेयर्स ही 200 शेयर्स ही हम लोग लेंगे। सो अपना क्या है, टोटल रिस्क जो है 5,000 वो उससे कम हो जाएगा, क्योंकि अपना जो डिफाइंड है पैरामीटर उसको क्रॉस नहीं करना है। सिंपल स्ट्रेटेजी है, आई गेस बहुत सिंपल है चीज़। इसी तरीके से अपने को जितने भी हमारे, जब तक अपना फंड कंप्लीट खत्म नहीं हो जाता, पूरा का पूरा अलोकेट नहीं हो जाता, तब तक हमें नए नए स्टॉक्स के अंदर में पैसे डालते रहना है। स्टॉप लॉस डिफाइंड है और टोटल नंबर ऑफ फंड्स अपने को कितना यूज़ करना है वो भी डिफाइंड है, टारगेट्स डिफाइंड है, सब कुछ डिफाइंड है। इसी के साथ में एक चीज़ और यहाँ पर देखनी है, अब अपने को बुक कब करना है प्रॉफिट। सो नुकसान हमने देख लिया कि कब हमें नुकसान बुक करना है, कब हमें टारगेट अचीव हो गया तो पर्टिकुलर स्टॉक का प्रॉफिट टारगेट बुक कर लेना है। अब अपने को ध्यान में ये रखना है कि 10 लाख रुपए हमने टोटल शुरुआत में लगाए, तो हमारा जैसे ही 13 लाख रुपए प्रॉफिट हो जाता है, जब से हमने इसकी शुरुआत की है तब से लेकर के 10 लाख रुपए 13 लाख रुपए हो जाते हैं, तो हमें पूरा का पूरा पोर्टफोलियो उड़ा देना है, साफ कर देना है। इससे होगा क्या कि अपने पास में जो अगर कचरा भी पड़ा हुआ होगा जो कि मूव नहीं कर रहा है, चल नहीं रहा है, तो वो भी साफ हो जाएगा और थोड़े बड़े नुकसान के अंदर में वो भी साफ हो जाएंगे। तो अच्छे खासे प्रॉफिट में जो कि ना तो टारगेट को अचीव करें ना स्टॉप लॉस को टच कर रहे हैं, वो भी साफ हो जाएगा और अपना एक नई शुरुआत हो जाएगी अगेन। तो अपने का टारगेट क्या है कि अपना प्रॉफिट जो अपना पैसा है उसको 30% से ग्रो करना है। जैसे 30% से ग्रो होता है अपने को रीसेट करना है, नई शुरुआत करनी है। सो ये सिंपल स्ट्रेटेजी है। अब इसके अंदर में अपने को इंक्लूड ये करना है कि जो स्टॉक्स
जो स्टॉप लॉस को हिट कर गए तो उनका हमें नुकसान लिख करके रखना है। जैसे मान लीजिए कि अगर 5 स्टॉक्स हैं, वो स्टॉप लॉस को हिट करके तो वहाँ पे हमें 25,000 रुपये का नुकसान हुआ। 10 स्टॉक्स थे वो टारगेट को हिट हो गए तो वहाँ पर हमें मान लीजिए चलिए 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे ओवरऑल हमें 75,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और जो पूरा पोर्टफोलियो जो कि ना अभी स्टॉप लॉस को हिट कर रहा है और ना ही टारगेट को हिट कर रहा है, वो बीच में चल रहा है, बट ओवरऑल पोर्टफोलियो पॉजिटिव की साइड के अंदर में बैठा हुआ है, क्योंकि पूरा का पूरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रहेगा। मुश्किल आराम से अपने पास 25-30 स्टॉक्स होंगे, डाइवर्सिफाइड रहेगा। तो अगर वो पोर्टफोलियो पॉजिटिव साइड में चल रहा है, अगेन वो तकरीबन 25% के आसपास में ऊपर चल रहा है, तो हमने ऑलरेडी बुक कर लिया है प्रॉफिट, और 25% के आसपास में ऑलरेडी जो ओवरऑल पोर्टफोलियो वो चल रहा है। तो अगर हमारा 13 लाख रुपए हो गया 10 लाख का, 30% से हो गया है अपना, तो अपने को साफ कर देना है। यहाँ पर हमें ना लालच करना है और ना कुछ कमी स्टॉक मार्केट को दिखानी है कि हमारे अंदर ये कमी है, मैं अभी बुक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक मार्केट कभी भी टर्न ले सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव किसी भी साइड में। तो पूरा साफ कर देना है और नई शुरुआत करनी है। अब इस तरीके को फॉलो करने के अपने फायदे क्या क्या हैं? एक तो आप इस तरीके को कभी भी फॉलो कर सकते हैं, चाहे स्टॉक मार्केट एकदम टॉप पर बैठा हुआ है, चाहे स्टॉक मार्केट एकदम बॉटम पर बैठा हुआ है, कहीं भी बैठा हुआ है, आप इस तरीके को कभी भी शुरुआत कर सकते हैं। अगर टॉप पर बैठा हुआ है स्टॉक मार्केट का, नीचे आना चालू भी करता है, तो क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा 5 स्टॉक्स 10 स्टॉक्स स्टॉप लॉस हिट कर जाएंगे। तो जब अगर स्टॉक मार्केट पूरा नीचे गया और 10 स्टॉक्स अगर स्टॉप लॉस को हिट किए हैं, तो उस वक्त हमें एक नई अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी नए स्टॉक्स के अंदर में, तो हम उनके अंदर में एंटर कर जाएंगे। तो अपना हाईएस्ट पर स्टॉक रिस्क कितना गया? 10 स्टॉक अगर हो गए तो हमारा कितना मतलब नुकसान हो गया? 0.5 ही तो है। तो 10 क्या 5% चला गया उसका मतलब अपने पोर्टफोलियो का कैपिटल का 5% ही गया ना, 10 स्टॉक्स हिट हुए तो। मान के चलो 20 स्टॉक्स हो गए, 10% चला गया, बट अपना टारगेट क्या है? 30%। अगर अब पूरा मार्केट ही डाउन है तो हमें अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जो कि अपने को जल्दी अचीव करवाएंगे अपना जो टारगेट होगा उसको। सो अगर टॉप पर भी अगर हम पोर्टफोलियो स्टार्ट कर रहे हैं तो भी हमें कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कि स्टॉक मार्केट टॉप पर कब है, क्योंकि अभी स्टॉक मार्केट का कुछ पता नहीं होता। टॉप पर होता है तो अगला नया टॉप बना सकता है, तो इसलिए स्टॉक मार्केट का कुछ नहीं पता कौन सा उसका टॉप है और कौन सा उसका लो है। तो हमें इस स्ट्रेटजी को कहीं से भी चालू कर सकते हैं। अगर नीचे जाएगा तो नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, अगर ऊपर जाएगा तो पोर्टफोलियो ग्रो कर रहा है, हमारा टारगेट अचीव होगा। सिंपल है। सेकंड, शुरुआत कहीं भी हो सकती है। सेकंड, कि अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक है उसके अंदर में हमने रिस्क डिफाइन कर रखा है कि एक स्टॉक के अंदर में 5,000 से ज़्यादा अपने को नुकसान होगा नहीं, मतलब पूरे कैपिटल का 0.5% से ज़्यादा नुकसान हमें होगा नहीं। राइट, हमने पर स्टॉक को बांध रखा है कि वो टारगेट को हिट करेगा तो हम उसमें प्रॉफिट बुक कर लेंगे, बंद किया। ओवरऑल पोर्टफोलियो को हमने बांध रखा है कि पूरा पोर्टफोलियो अगर नुकसान में मतलब हाईएस्ट अगर क्रैश भी हो जाता है मार्केट, तो हमें हमारे पास में मान के चलिए कि उस वक्त में 25 शेयर्स हैं, तो 25 शेयर्स का कितना सारे के सारे स्टॉप लॉस हिट कर जाएंगे। अगर सारे भी स्टॉप लॉस हिट कर जाते हैं, मैं बोलता हूँ, तो अपना हाईएस्ट कैपिटल लॉस कितना होगा? 12.5%। स्ट्रेटेजी के अंदर 12.5% कैपिटल लॉस होगा। अरे लोगों का 90% तक नेगेटिव में जाता है पोर्टफोलियो, वो बुक नहीं करते हैं लॉस को। तो अपना यहाँ पर तो 12.5%, और जब मार्केट क्रैश हो जाएगा तो हमें सोच के देखो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज वहाँ देखने को मिलने वाली हैं आने वाले टाइम में, जो पैसा हम लोग वहाँ पर सेव करके रखने वाले हैं, क्योंकि 12.5 पे निकल गए हम लोग तो। राइट, अगली चीज नेक्स्ट हमारे सामने अगला क्वेश्चन आता है, पोर्टफोलियो अपना रीसेट हो जाएगा 30% को अचीव होने के बाद में, तो हमारी एक नई शुरुआत हो जाएगी अगेन। तो जब नई शुरुआत होगी तो वो हमारी इस बार होगी 10 लाख में, पहली शुरुआत हुई थी, दूसरी शुरुआत जो है 13 लाख से होगी। तो इस बार हमारे पास में कैपिटल थोड़ा ज़्यादा रहेगा, रिस्क के ऊपर भी ज़्यादा रहेगा और कमाने के लिए भी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि अगला जो 30% होगा वो 17 लाख रुपीज़ के ऊपर में होगा। राइट, तो हमने जो रिस्क हैं वो सारे के सारे तरीके से कवर कर लिए, और जो प्रॉफिट्स होने के जो चांसेस हैं जो कि हम कमा सकते हैं वो सारे के सारे हमने कवर कर लिए। तो ये स्ट्रेटेजी एक काइंड ऑफ आप इसको वरदान मान सकते हो कि स्ट्रेटेजी को थ्रू अगर आप चलते हो तो आपका पोर्ट जो स्टॉक है, जो रिस्क है स्टॉक मार्केट का, जो कि सबसे बड़ी दुश्मन है स्टॉक मार्केट के लोगों का, उसको ये बहुत अच्छे तरीके से काउंटर करती है ये स्ट्रेटेजी। अब यहाँ पे एक जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बचता है वो है कि स्टॉक मार्केट की कौन से स्टॉक्स में हम इन्वेस्ट करें। तो एक तो उस तरीके को आप एनालिसिस करना सीख सकते हैं, क्योंकि हमें टेक्निकल एनालिसिस भी करनी पड़ती है और फंडामेंटल एनालिसिस भी, दोनों ही मैंडेटरी हैं किसी भी स्टॉक अच्छे स्टॉक्स को ढूंढने के लिए। क्योंकि अगर बायर्स का पता नहीं चलेगा तो वो टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे पता चलेगा बायर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, फंडामेंटल एनालिसिस से पता चलेगा कि कंपनी अच्छी है कि नहीं है। सो दोनों ही जरूरी है, और हमने ये दोनों ही चीज़ों को किस तरीके किया जा सकता है हमने अपने चैनल के ऊपर वीडियोस बना के तरीके बता रखे हैं, जिस तरीके से आप खुद एनालाइज कर सकते हैं। साथ में अगर आप बिजी रहते हैं तो आप थोड़ी बहुत फीस दे करके हमारे चैनल के ऊपर जो पेड सर्विसेज हैं उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भाई का ये सवाल हो सकता है कि मेरे को पर शेयर जो है अगर 0.5 ही रिस्क में रखूंगा तो मेरा बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बन जाएगा, मान लीजिए 30 शेयर्स हो जाएंगे, 40 शेयर हो जाएंगे, 25 शेयर हो जाएंगे, इससे बहुत बड़ा पोर्टफोलियो हो जाएगा। तो इतना बड़ा पोर्टफोलियो बनाने का कोई फायदा होता नहीं है स्टॉक मार्केट में। मैं ये बोलता हूँ कि आपका रिस्क भी तो डाइवर्सिफाई हो गया, और इसमें बड़ा पोर्टफोलियो इस तरीके से हम लोग नहीं मान सकते, क्योंकि हमने पर स्टॉक टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों डिफाइन किए हुए हैं।
राइट? आपको टारगेट जो अचीव होने में थोड़ा-सा वक़्त ज़्यादा लग सकता है, बट वहाँ पर आपका रिस्क भी उतने ही तरी लेवल से मिनिमाइज़ हो चुका है। बट अगर आपको लगता है कि आपका थोड़ा-सा ज़्यादा डाइवर्सिफ़ाइड आपको नहीं करना है पोर्टफ़ोलियो को, तो आप जो रिस्क पार्ट है उसको 1% पे रख सकते हैं, और जो टोटल एलोकेशंस वाला जो पार्ट है, जो कि 40,000 उन्होंने 4% रखा हुआ है, उसको आप 6% तक लेके जा सकते हैं। 1% का पर शेयर आप लोग रिस्क डिफाइन कर दीजिए, और 6% तक आप पर स्टॉक एलोकेशन डिफाइन कर दीजिए। इस स्ट्रेटजी के थ्रू आपका जो जो नंबर ऑफ शेयर्स होंगे वो थोड़े कम हो जाएँगे, तो आपका जो पोर्टफोलियो होगा वो ज़्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं होगा, तो ये भी सही है। मगर अगर उसके भी आप आगे जाते हैं कि आपको 2% में डिफाइन कर दूँ, तो फिर आप इस तरीके से मत जाइए, आप लोग डाइवर्सिफिकेशन वाला जो तरीका है वो ज़्यादा बेटर रहेगा फिर आपके लिए, जिसका हमने ऑलरेडी एक दूसरे वीडियो में बात किया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना कितना भी लगाओ, बट एक तरीके से लगाओ। मैंने बहुत लोगों को बहुत पैसा बर्बाद करते हुए यहाँ पर देखा है, और स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि खींचते हैं। जैसे कि नहीं देखते हैं कि हम लोग मछली को पकड़ते वक़्त एक दाना डालते हैं, और मछली उसमें फँसती है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि लोगों को पकड़-पकड़ के ट्रेडिंग में बहुत पैसा है, पकड़-पकड़ के खींच रहे हैं। अब उनको वो सिखा क्या रहे हैं, फीस ले रहे हैं, कुछ नहीं सिखा रहे हैं, कचरा सिखा रहे हैं, कचरा। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि गारंटीड प्रॉफिट्स के नाम पे कुछ भी बेच रहे हैं। ऐसे चक्करों में मत पड़िए। यहाँ पर श्योर शॉर्ट प्रॉफिट्स अवेलेबल नहीं है। आई एम सेइंग यू, नहीं है। स्टॉक मार्केट में आपको सिर्फ 2 ही नियम ध्यान में रखने हैं कि यहाँ पर पैसा गँवाना नहीं है। दूसरा नियम कि पहले नियम को कभी भी भूलना नहीं है। कभी भी स्टॉक मार्केट के अंदर में आप एंटर करें, बैठें, शेयर्स खरीदें, बेचें, ये 2 नियम को वो नाम जप नहीं करते हैं। नाम जप के तरीके से बस इन 2 नियमों को तो याद ही रखना है। उसके बाद में आपकी एनालिसिस भी सही हो जाएगी, मनी मैनेजमेंट भी सही रहेगा, डिसिप्लिन भी में बने रहोगे। अगर इन 2 नियमों को आप उठते और बैठते स्टॉक मार्केट में याद कर लोगे तो। क्योंकि मैं बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत नुकसान खाया है और उस बहुत टाइम लगा रिकवर करने में। अब यही जो स्टॉप लॉस वाला जो तरीका है, इसी के थ्रू हम लोग जो अगर ट्रेडिंग करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग डाइवर्सिफिकेशन का ध्यान नहीं रखेंगे। बस सिंपली जो हमने स्ट्रेटेजी तय की है कि पूरे कैपिटल का 0.5% एक स्टॉक में हम लोगों को रिस्क लेना है। उसी तरीके से हम लोग इंट्राडे स्ट्रेटेजी भी बना सकते हैं। सो मनी मैनेजमेंट वाला जो पार्ट है, डिसिप्लिन वाला जो पार्ट है, वो इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं कि पर्टिकुलर स्टॉक है, उसमें अपने को हाईएस्ट जो है 0.5 का रिस्क लेना है। मान के चलिए इंट्राडे में कोई स्टॉक आता है, उसको हमने ₹100 पे लेना है, और 95 के ऊपर में बेचना है। राइस अपने को जो स्टॉप लॉस है 95 के ऊपर में, 5 पॉइंट का रिस्क है, और अपने को 0.5 का हाईएस्ट रिस्क यहाँ पर लेना है। सो अगर मैं बोलता हूँ कि अगर आपको इंट्राडे में अगर आप काम कर रहे हो, आपके पास उसमें 10 लाख रुपए हैं, तो मैं ये आपको बोलूँगा कि आप 0.5 मत लीजिए, यहाँ पे वहाँ पे आप 0.1 ही लीजिए। क्योंकि वहाँ पर जल्दी-जल्दी स्टॉक्स आएँगे और आप बेचोगे, खरीदोगे, बेचोगे जल्दी-जल्दी। शुरुआती तौर पर आप 0.1 ही रिस्क लीजिए, तो वहाँ पर आप 5,000 का रिस्क ना लेके सिर्फ़ ₹1000 का रिस्क लीजिए। सो वहाँ पर आपको 5 पॉइंट का मान के चलिए ₹100 के ऊपर में 50 ₹95 के ऊपर आपका स्टॉप लॉस है। सो ₹1000 के हिसाब से आपके पास में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आप कितने खरीदेंगे? 200। तो इंट्राडे है, ऊपर गया तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए 200 के हिसाब से, और नीचे गया तो आपका ₹1000 का हाईएस्ट रिस्क है। राइट? सो अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो भी इस तरीके को फॉलो करिए, इंट्राडे करते हैं या फिर आप वीकली बेसिस के ऊपर में करते हैं, या फिर अगर आप इन्वेस्टमेंट के तरीके से जाते हैं जिसके अंदर में आपको 10 लाख का 13 लाख करना है, तो आप कंपनीज़ को किस तरीके से एनालाइज़ कर सकते हैं, वो अपने बेसिस पे कर सकते हैं, हमारी भी हेल्प ले सकते हैं। साथ में और मनी मैनेजमेंट को किस तरीके से मैनेज करना है, वो आप इस तरीके से जा सकते हैं। इसी स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं जिनका हम पहले आंसर करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपके अगर फ्यूचर में अगर इसी टाइप की क्वेरीज जो रेज होंगी तो उनके आंसर्स आपको इसी वीडियो के थ्रू मिल जाएं। जैसे कि इस स्ट्रैटेजी को हम लोग ऑप्शंस, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर काम में ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्योंकि ऑप्शंस जब हम लोग बाय करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हमारा जितना भी पैसा हमने लगाया पूरा का पूरा रिस्क पर है। तो उसके लिए एक अलग स्ट्रैटेजी बनेगी जिसको हम फ्यूचर के अंदर में कोई बना के आपको बता देंगे। साथ में अगर हम ऑप्शंस को सेलिंग करने के लिए जाएंगे तो उसको हमें हेजिंग करके चलना पड़ता है, ऑप्शन सेल करते हैं तब। तो उसके अंदर में फिर अगेन एक अलग टाइप की स्ट्रैटेजी बनती है, क्योंकि वहाँ पर भी एक सिग्निफिकेंट रिस्क अवेलेबल रहता है हर ट्रेड के साथ में। और स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप ऑप्शन बाइंग के थ्रू जाते हैं तो आपका ज़्यादा चांस है कि आप लॉस में ही उठेंगे। अगर आप ऑप्शन सेलिंग के थ्रू जाते हैं तो आप लॉन्गर टर्म में ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और अगर आप ऑप्शन सेलिंग के अंदर में और फ्यूचर के अंदर में जाना चाहते हैं डीप में, कौन सी चीज़ के ऊपर हम मेहनत करें, तो आपको बताता हूँ डेल्टा न्यूट्रल नाम से कोई स्ट्रेटेजी है जिसके अंदर में आपको डेल्टा को न्यूट्रल करते जाना है, वेगा को मैनेज करना है और थेटा का बेनिफिट लेना है। ये एक स्ट्रेटेजी है जिसको हम किसी अगर और वीडियो के अंदर में डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कहीं पर वो यूट्यूब के ऊपर मिलती है वो स्ट्रेटेजी जिसके अंदर में आपको अरेंजमेंट किस तरीके से करना है, जिससे कैसे स्टॉक मार्केट चलता है उस हिसाब से, तो आप उसको सीख सकते हैं। बाकी हम भी फ्यूचर में कोशिश करेंगे उसके ऊपर में वीडियो बनाने का। तो ये तो होगी बेसिक बात, और उसके अंदर मतलब फ्यूचर ऑप्शन में ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी। सेकंड, अगर मार्केट ऊपर चला जाता है, मान के चलिए कि आपने कोई स्टॉक है उसको बेच दिया, आपने स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आपका टारगेट अचीव हो गया, या फिर आपका पूरा आपका पोर्टफोलियो का टारगेट है वो अचीव हो गया, तो आपने पूरा उड़ा दिया, उसके बाद भी वो स्टॉक ऊपर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में हम पूरे के पूरे स्टॉक के मूव को कैप्चर कर पाए ये पॉसिबल है नहीं।
और स्टॉक मार्केट में अगर वो पर्टिकुलर स्टॉक मान के चलिए कि ₹30 का स्टॉक है, वो ₹50 पहुँच गया और आपने टारगेट अचीव हो गया, आपने बेच दिया। तो अब फ्यूचर के अंदर में अगर वो वापस वहाँ पर बैठ के स्टेबल होता है और दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो वो अगेन हम उसको फिर से बाय कर सकते हैं पर्टिकुलर स्टॉप लॉस के साथ में, जो कि नया स्टॉप लॉस होगा, नया टारगेट होगा उस हिसाब से। तो अगर कोई स्टॉक आपके टारगेट को या फिर पोर्टफोलियो अपने टारगेट को अचीव कर लेता है, तो अपने को इस झंझट में पड़ना ही नहीं है कि हम उस पर्टिकुलर स्टॉक को क्यों उड़ा रहे हैं, वो फ्यूचर में और ऊपर जा सकता है। क्योंकि अगर जाएगा, तो फिर ले लेंगे। राइट। स्ट्रेटेजी के अंदर में हम लोग कोई स्टॉक जो होता है बहुत ही ऊपर चल रहा होता है और हमें चांसेस हैं कि वो नीचे आ सकता है, क्रैश हो सकता है, या फिर वो और चांसेस हैं कि वो और ऊपर जा सकता है। तो ऐसे स्टॉक्स को भी हम स्ट्रेटेजी के थ्रू इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर हमने एक स्टॉप लॉस टारगेट सेट कर लिया। तो अब क्या दिक्कत है, अगर वो नीचे भी आएगा वहां से तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, दिक्कत कहाँ है। बट अगर यहाँ पर एक सवाल का इस चीज़ का ध्यान रखना कि ऐसे स्टॉक्स जो कि ऑलरेडी बहुत ऊपर चल रहे हैं, आप उनको डाइवर्सिफिकेशन वाली जो स्ट्रेटेजी है, जिसका वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसमें यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर अगर आपने ऐसे किसी स्टॉक को ऐड किया जो कि ऑलरेडी बहुत चल चुका है, तो अगर वो उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में रहेगा, उस स्ट्रैटेजी के थ्रू फ़ॉलो करेंगे, तो वो अगर नीचे आना चालू हो गया, तो वो पता नहीं है ना कि कितने दिन तक नीचे आता रहेगा, फिर नीचे बैठा रहेगा, तो आपको कितना बड़ा वहाँ पर नुकसान देखने को मिल सकता है। या फिर आपका पोर्टफोलियो जो कि आपने डाइवर्सिफिकेशन वाले तरीके से बनाया है, उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है टारगेट को अचीव करने के लिए। सो ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं, जो ऑलरेडी बहुत मूव कर चुके हैं, उनको आप इसी स्ट्रैटेजी के चलने मतलब अगर काम में लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दूसरी चीज़ें, हम जब अपनी एनालिसिस करते हैं तो हम आपको वहाँ पर 3 चीज़ें बताते हैं। एक तो कि एंट्री पॉइंट क्या है, टारगेट क्या है और स्टॉप लॉस क्या है। साथ में ही हम लोग ये भी आपको बताते हैं कि ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है मतलब ये स्टॉप लॉस के तरीके से फॉलो करने लायक है या फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से फॉलो करने लायक है। अगर वो लॉन्ग टर्म के फॉलो करने लायक है, तो आप उसको डाइवर्सिफिकेशन वाली जो स्ट्रैटेजी है उसके थ्रू भी उसके अंदर में इसको मतलब उस स्टॉक को इंक्लूड कर सकते हैं। अगर हम बोल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से नहीं है, स्टॉप लॉस के हिसाब से है, तो आप उसको सिर्फ इसी स्ट्रैटेजी के अंदर में काम में ले सकते हैं। तो आप इस स्ट्रैटेजी के अंदर में हर स्टॉक जो कि बाइंग कंडीशंस को फुलफिल करता है उनको ऐड कर सकते हैं विद पर्टिकुलर स्टॉप लॉसेस, बट आप डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी में हर स्टॉक को इंक्लूड नहीं कर सकते। वहां पर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव वाले जो स्टॉक्स हैं उन्हीं को इंक्लूड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कि हमारा जैसे कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक है उसके अंदर में स्टॉप लॉस हिट हो गया या फिर टारगेट अचीव हो गया, तो जो पैसा फ्री हो गया उसका क्या कर सकते हैं। सो उसको नए अपॉर्चुनिटीज के अंदर में इन्वेस्टमेंट कर दो। मतलब नए स्टॉक्स भी आ रहे हैं जो कि एक पर्टिकुलर स्टॉप लॉस पर्टिकुलर टारगेट के साथ में मिलेंगे, तो उनके अंदर में इन्वेस्टमेंट करते जाओ। जो पैसा फ्री हो रहा है उसको इन्वेस्ट करते जाओ, कि आपका अल्टीमेट टारगेट क्या है, 30% रिटर्न कमाना, जो आपने इनिशियल कैपिटल है। उसके बाद में नई शुरुआत होगी, जैसे 30% कैपिटल हो जाता है उसके बाद में, राइट। तो री इन्वेस्ट करते जाओ। आज के दिन में जो सबसे बड़े इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में बन के बैठे हुए हैं, वो हैं लोग हैं जो कि जितना पैसा लेके आते हैं वो एक या दो स्टॉक्स के अंदर में ही लगा के छोड़ देते हैं। क्योंकि अब वो स्टॉक जो जिनमें उन्होंने पैसा लगाया, शुरुआत में एक दो हो सकता है स्टॉक्स उन्होंने अच्छे बेनिफिट्स कमाए, बाद में उन्होंने जिन स्टॉक्स में पैसा लगाया उसमें अटका पड़ा है और वो आज तक ऊपर नहीं उठ पाए हैं और फिर बहुत ज़्यादा भारी नुकसान के अंदर में है। तो ऐसे केसेस हमारे सामने भी काफ़ी बार आते हैं, और ऐसे केसेस में अगर मैं आपको बता देता हूँ कि हम भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं बाद में, क्योंकि कोई पर्टिकुलर स्टॉक है वो ₹600 के ऊपर आपने खरीद लिया, वो आज के दिन ₹50 ₹100 के आसपास में बैठा है, तो आप अगर हमसे भी पूछेंगे कि अब हमें इस स्टॉक में क्या करना है, तो हम भी यही व्यू दे सकते हैं सिंपली कि अब इतना नुकसान हो चुका है तो बैठे रहो, और क्या। तो बाद में कुछ नहीं हो सकता। पहले अगर हम जब इनिशियल लेवल पे जो काम कर रहे हैं ना, उसी में हमको एक स्ट्रेटेजी के थ्रू चलना है, क्योंकि बाद में कुछ नहीं है, बाद में सिर्फ पछतावा है यहाँ, नुकसान है बाद में, कुछ नहीं हो सकता फिर। तो इनिशियली आपको स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करके चलना है। आप सोचते हो कि इनिशियली मैं कुछ 1-2 कर लेता हूँ, देख लेता हूँ, फिर गलतियाँ हैं, गलतियों का पछतावा है, फिर कुछ नहीं है। दूसरी चीज़, हम लोग स्टॉक मार्केट में देखते हैं या फिर न्यूज़ चैनल के ऊपर में देखते हैं कि बड़े-बड़े वादे, बड़ी-बड़ी कंपनी की मतलब बड़ाइयाँ की जाती हैं, और हमको लगता है कि ये पर्टिकुलर कंपनी के अंदर मैं आज इन्वेस्ट कर देता हूँ, फिर तो मैं करोड़पति बन जाऊँगा। वो सपने छोड़ दो। ठीक है, अगर आपको कितना भी हाई कन्विक्शन क्यों नहीं आ रहा है, चाहे वो न्यूज़ में सुन के आ रहा है या फिर आपने अपने एनालिसिस के बेसिस के ऊपर तय किया है कि ये पर्टिकुलर हाई कन्विक्शन वाला स्टॉक है, इसमें मुझे बड़ा पैसा लगाना है, 50% अपने पूरे कैपिटल का लगाना है, तो वैसे चक्कर में मत पड़ो। अगर आपको जितना भी हाई कन्विक्शन तरीका है, चलना स्ट्रैटेजी के थ्रू ही है। क्योंकि ऐसे हाई कन्विक्शन वाले जो स्टॉक्स हैं, उनमें मैं भी बहुत फंसा हूँ और झेला है मैंने। ठीक है, क्योंकि मत जाओ उस रास्ते में। स्ट्रैटेजी सबसे मेन है, मनी मैनेजमेंट इज़ द की टू सक्सेस इन द स्टॉक मार्केट। ये बहुत ही गहरा लेसन है और आज नहीं तो कल सीखना ही पड़ेगा। इसी के अंदर में कोई टाइम लिमिट है नहीं, क्योंकि अगर आप पर्टिकुलर इसके थ्रू जाते हैं तो आपके पास में स्टॉप लॉस है, टारगेट है और आपका एक और ओवरऑल पोर्टफोलियो का एक टारगेट है। तो वो जब तक अचीव नहीं होता है, तब तक आपको बस चलते जाना चाहिए। वो 3 महीने में अचीव हो, 6 महीने में, साल में, 2 साल में, कभी भी अचीव हो, बस बल करते रहो काम। तो कोई टाइम लिमिट नहीं है यहाँ पर, क्योंकि स्टॉक मार्केट को हम किसी टाइम लिमिट के अंदर में बांध भी नहीं सकते हैं। जिन्होंने बांधने की कोशिश की है वो फेल ही हुए हैं यहाँ पर। सो फाइनली आई होप कि आपके पास में अगर कोई इससे भी अच्छा तरीका है तो डू शेयर विद अस, और आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं उन लोगों के साथ में जो कि बिना किसी स्ट्रेटेजी के कुछ मतलब नए हैं, और अभी उनको इतना अंदाज़ा नहीं है कि स्टॉक मार्केट में किस तरीके से काम किया जाता है और किस कौन से तरीके को फॉलो करें, तो आप उनके साथ में शेयर कर दीजिए। आपके मन में कोई भी क्वेरी क्रिएट होती है, रेज होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वी विल डेफिनेटली रिप्लाई ओवर देयर। फाइनली सी यू टुमारो।